डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के बारे में, अभिकरण की संविदा के बारे में। मैंने इसमें आपको बताया था कि अभिकरण की संविदा से संबंधित जो प्रावधान है वो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 182 से लेकर 239 तक दिए हुए हैं, और इसमें जो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जिसमें मैंने आपसे जो डिस्कस किया था वो बताया था, सबसे पहले मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में जो वर्ड यूज़ किया गया, एजेंसी का क्या मतलब है, अभिकरण की संविदा में जो अभिकरण शब्द यूज़ किया गया इसका क्या अर्थ है। तो मैंने इसमें आपको बताया था कि भारतीय संविदा अधिनियम में अभिकरण की परिभाषा नहीं दी हुई है। जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से अभिकरण की परिभाषा दी है, जिसमें एंसन जो है उन्होंने अभिकरण के बारे में कहा है कि स्वामी और अभिकर्ता के बीच का जो संबंध है वो आपका अभिकरण कहलाता है। रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट इज कॉल्ड एजेंसी। यहाँ पर दो लोग जिनकी बात चल रही है, स्वामी और अभिकर्ता, तो ये भी मैंने आपको बताया था स्वामी कौन है, अभिकर्ता कौन है। तो देखिए, अभिकर्ता वो व्यक्ति होता है जो कि अपने स्वामी की ओर से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है, और स्वामी वो व्यक्ति जिसके लिए अभिकर्ता कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी से संबंधित जो प्रावधान है, मीन्स स्वामी और अभिकर्ता के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है किसी कार्य को करने के लिए, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी और क्या क्या लायबिलिटी होगी, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता है इन दोनों के बीच में, उससे संबंधित प्रावधानों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, पहला तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, दूसरा जो पार्टीज़ हैं इसके उसके बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को भारतीय संविदा अधिनियम में कहीं परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन इसके जो पक्षकार हैं उनके बारे में बताया गया है। जैसे सेक्शन 82 जो है 182 धारा 182, उसमें बताया गया है कि स्वामी कौन है और अभिकर्ता कौन है। तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अभिकर्ता वो व्यक्ति है जो कि किसी व्यक्ति की ओर से कार्य कर रहा हो, और स्वामी वो व्यक्ति है जिसके लिए अभिकर्ता कार्य करता हो, वो आपका प्रिंसिपल और एजेंट है। ये 182 में दिया हुआ है 182। और साथ ही साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के मैंने आपको आवश्यक तत्व बताए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्रिंसिपल है वो आपका कैसा होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। सक्षम का मतलब वो व्यक्ति जो कि अपने लिए अभिकर्ता नियुक्त करता है उसकी अर्हता क्या होनी चाहिए। तो धारा 183 बोलते हैं कि वो जो व्यक्ति जो है जो कि अभिकर्ता नियुक्त करना चाहता है, मीन्स प्रिंसिपल वो व्यक्ति हो सकता है जो कि कॉम्पिटेंट हो। कॉम्पिटेंट मीन्स वो व्यक्ति आपका वयस्क होना चाहिए और स्वस्थ चित्त होना चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने कॉम्पिटेंसी की जो डेफिनेशन थी वो हम लोगों ने देखी थी सेक्शन 11 में, जो आपका जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने देखा था फर्स्ट सेमेस्टर में। तो ठीक वही परिभाषा यहाँ भी लागू हो जाएगी कि जो स्वामी है वो आपका वयस्क होना चाहिए, साथ ही साथ स्वस्थ चित्त भी होना चाहिए, तभी उसे सक्षम माना जाएगा। फिर दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इसमें कौन व्यक्ति जो है अभिकर्ता हो सकता है। तो उसके लिए सेक्शन 184 जो है वो आपका बोलता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो आपका अभिकर्ता हो सकता है। एनी पर्सन मे बी एन एजेंट। तो एजेंट के लिए देखिए यहाँ पर वर्ड कॉम्पिटेंट नहीं यूज़ किया गया है कि कॉम्पिटेंट होना चाहिए। इसका मतलब वो आपका अवयस्क भी हो सकता है या अस्वस्थ व्यक्ति भी हो सकता है। तो 84 में जो वर्ड यूज़ किए गए, एनी पर्सन मे बी एन एजेंट, कोई भी व्यक्ति अभिकर्ता होता है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति अभिकर्ता हो सकता है, उसके लिए वयस्क होना या और चीज़ों की आवश्यकता नहीं होगी, जैसे कि स्वामी के लिए होती है। 185 भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, तो उसमें बताया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है इसमें प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें प्रतिफल का होना आवश्यक है, और अगर बिना प्रतिफल के अगर कोई भी करार किया जा रहा है तो शून्य होगा। धारा 25 इस बात को कहती है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर कोई भी एग्रीमेंट बिना प्रतिफल के है, बिना कंसिडरेशन के है, तो ऐसा एग्रीमेंट शून्य होगा, वॉइड होगा, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। लेकिन साथ ही साथ मैंने आपको एक्सेप्शंस भी बताए थे कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जिनमें बिना प्रतिफल के भी करार हो सकता है और वो एक मान्य संविदा का रूप ले सकता है, जिसमें मैंने एक एक्सेप्शन आपको बताया था सेक्शन 185 उस समय, जबकि मैंने जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको पढ़ाया था। तो 185 आपका बोलता है कि स्वामी और अभिकर्ता के बीच जो संबंध है ये जो है बिना फीस के भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि स्वामी जो है अपने अभिकर्ता को फीस दे, मीन्स यहाँ पर जो है कंसिडरेशन हो एक दूसरे के लिए, ये ज़रूरी नहीं है। बिना कंसिडरेशन के भी अभिकरण का निर्माण हो सकता है। साथ ही साथ मैंने आपसे इसमें डिस्कस किया था कि हाँ, अभी हमें डिस्कस करना है, डिस्कस नहीं हुआ था, आज हमें डिस्कस करना है
क्रिएशन ऑफ एजेंसी, अभिकरण का निर्माण कैसे होता है, अभिकरण की संविदा जो है इसका निर्माण किस तरह से हो सकता है। तो इसमें देखिए सबसे पहला तरीका जो है अभिकरण के निर्माण के संविदा का, वो है आपका बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, पक्षकारों के बीच स्पष्ट समझौते के द्वारा अभिकरण की संविदा का निर्माण हो सकता है। मतलब जो स्वामी हैं और जो अभिकर्ता है जो इस तरह से कार्य करना चाहता है, तो दोनों आपस में एक दूसरे से एग्रीमेंट करके स्पष्ट समझौते के द्वारा अभिकरण के निर्माण की संविदा कर सकते हैं। मतलब दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति कहता है कि सब मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, दूसरा व्यक्ति अपने लिए काम कराना चाहता है, तो दोनों में अगर म्यूचुअल कंसेंट से एग्रीमेंट हो जाए कि ठीक है, एक व्यक्ति स्वामी की तरह कार्य करेगा, दूसरा अभिकर्ता की तरह कार्य करेगा, तो दोनों के बीच में एजेंसी क्रिएट हो जाएगी, दोनों के बीच में अभिकरण की संविदा का निर्माण हो जाएगा। तो अभिकरण की संविदा के निर्माण का पहला तरीका है कि पक्षकारों के बीच स्पष्ट समझौते के द्वारा अभिकरण की संविदा का निर्माण। दूसरा तरीका इसमें जो है वो आपका बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट। इम्प्लाइड एग्रीमेंट होता है आपका विवेक्षित करार। विवेक्षित करार के द्वारा भी जो है आपका अभिकरण की संविदा का निर्माण हो सकता है। विवेक्षित का क्या मतलब होता है, जैसे एक तो हो गया एक्सप्रेस। एक्सप्रेस में हुआ कि जैसे सपोज मान लीजिए हम आपके पास आए और हमने बोला कि हमें जो है आपके लिए कार्य करना चाहते हैं कि आप मुझे अपने अपॉइंट कर लीजिए। आपने कहा ठीक है, आप मेरे लिए कार्य करिए मेरे बिहाफ पर, तो मैं यहाँ पर एजेंट हो जाऊँगा, आप यहाँ पर प्रिंसिपल हो जाएंगे। ये तो स्पष्ट समझौता हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है, स्पष्ट तौर पर कोई व्यक्ति अभिकरण की संविदा का निर्माण नहीं करता है, लेकिन कार्यों के द्वारा, आचरण के द्वारा जो है वहाँ पर ये मान लिया जाता है कि एक व्यक्ति जो है वहाँ पर स्वामी है, दूसरा उसका अभिकर्ता। एज फॉर एग्जाम्पल इसमें केस है स्मिथ वर्सेस मॉस का। इसमें था क्या कि एक लेडी जो है अपने बेटे को जो है कार चलाने के लिए बोलती है कि बेटा तुम जैसे कार को लेकर चलो, और एक प्रोग्राम में जाना होता है। यहाँ पर होता क्या है कि रास्ते में कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार में जो लड़का था उसकी वाइफ भी बैठी होती है, उसकी माँ भी होती है। तो यहाँ पर जो है जो व्यक्ति था, मतलब लड़का था, उसने अपनी माँ पर केस फाइल किया कि भाई उसको उसकी क्षति उसकी माँ से दिलाई जाए। क्यों? क्योंकि उस समय जो है वो एज ए एजेंट वहाँ पर काम कर रहा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर माँ और बेटे के बीच में इस तरह का कोई स्पष्ट समझौता नहीं था कि वो उसका अभिकर्ता है और वो उसकी मालकिन है, वो उसकी स्वामी है। लेकिन यहाँ पर आचरण क्या था, उसने अपने बेटे को बोला कि तुम मेरे लिए गाड़ी लेकर चलो, वहाँ पर प्रोग्राम में मुझे चला, बेटा उसके साथ चल देता है। तो यहाँ पर एक आचरण से सहमति हुई दोनों के बीच में कि उन दोनों के बीच में एक अभिकरण का निर्माण हो गया। मतलब लड़का जो है आपका एजेंट हो गया और माँ उसकी प्रिंसिपल हो गई। तो यहाँ पर जो नुकसान हुआ था वो यहाँ पर उसकी माँ को देना पड़ा। कोर्ट ने माना कि दोनों के बीच में जो है आचरण के द्वारा जो है संविदा का निर्माण हो गया था यहाँ पर, और वो लड़का जो था उसे अभिकर्ता माना गया इस मामले में, और माँ को जो है यहाँ पर प्रिंसिपल माना गया। तीसरा तरीका जो है वो है आपका बाय नेसेसिटी, आवश्यकता के द्वारा भी जो है अभिकरण का निर्माण हो सकता है। याद करते चलिएगा, पहला स्पष्ट समझौते के द्वारा, दूसरा विवेक्षित करार के द्वारा या आचरण के द्वारा अभिकरण की संविदा का निर्माण, और तीसरा मैंने आपको बताया आवश्यकता के द्वारा। कई बार जो है ऐसी नेसेसिटी होती है, कई बार आवश्यकता होती है, जिस आवश्यकता के कारण लोगों को कार्य करना होता है एक दूसरे के लिए। तो आवश्यकता अगर कहीं पर है और कोई व्यक्ति आवश्यकतावश अगर किसी के लिए कार्य करता है, तो वहाँ पर जो व्यक्ति कार्य कर रहा है किसी और व्यक्ति के लिए आवश्यकतावश, नेसेसिटी के कारण, तो वहाँ पर वो जो है आपका एजेंट हो जाएगा, और जिसके लिए वो कार्य कर रहा है वो उसका प्रिंसिपल हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है आवश्यकता किस किस तरह की हो सकती है। तो आवश्यकता भी देखिए दो तरह की यहाँ बताई गई। आवश्यकता दो तरह की हो सकती है, एक आपका है लीगल नेसेसिटी और दूसरा जो आपका इमरजेंट नेसेसिटी। लीगल नेसेसिटी में जो है आपका हम हिंदी में बोलते हैं कानूनी आवश्यकता हो सकती है, दूसरा जो है आपका आपातकालीन आवश्यकता हो सकती है। कानूनी आवश्यकता को पहले हम लोग समझ लेते हैं। जैसे सपोज़ पति और पत्नी के बीच का जो संबंध है, यहाँ भी दोनों के बीच में माना जाता है कि एक प्रिंसिपल है, दूसरा एजेंट है। लीगली ये चीज़ मानी गई है, कानूनी तौर पर ये चीज़ मानी गई है कि अगर मान लीजिए पति नहीं है तो ऐसी स्थिति में पत्नी उसकी ओर से उसकी एजेंट होगी, और वो जो है जहाँ तक उसे अथॉरिटी मिली हुई है कार्य करने की, परिवार के कार्यों करने के लिए, और जहाँ तक न्याय संगत है उसे परिवार के कार्य करना चाहिए। जैसे सपोज हस्बैंड नहीं है और उसको ज़रूरत पड़ती है मेडिसिन वगैरह लाने की या कोई आवश्यक चीज़ है जो कि घर की चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो बाहर जाकर मार्केट में उधार लेकर आती है अपने पति के नाम पर, उसके पति के नाम पर उधार दे दिया जाता है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में लायबिलिटी की जब बात आएगी तो पति ये कहे कि मैंने तो ऐसा कहा नहीं था। तो यहाँ पर देखिए कानून के द्वारा बाध्यता की गई है, एक यहाँ पर जो है एक आवश्यकता जो थी उसको पूरा करने के लिए पत्नी ने ये कार्य किया था। तो आवश्यकता के कारण यहाँ पत्नी जो है अभिकर्ता मानी जाएगी और पति उसका स्वामी माना जाएगा, वो प्रिंसिपल माना जाएगा हस्बैंड, और लेडी जो है वो आपका एजेंट मानी जाएगी। तो
आवश्यकता के द्वारा भी अभिकरण का निर्माण होता है। आवश्यकता कैसी हो सकती है? एक तो आपका मैंने बताया लीगल नेसेसिटी हो सकती है, दूसरा आपका जिसको बोलते हैं हम कानूनी आवश्यकता। तो पति और पत्नी के संबंध इसमें आते हैं कि पत्नी जो भी कार्य करेगी जो कि ज़रूरी है, ये नहीं कि अपने मन से कुछ बिना मतलब कि सामान लिया उसके लिए पति लायबल होगा, नहीं, जो कि ज़रूरी है जैसे न्याय संगत माना जाएगा, उन सभी के लिए और कार्य करती है। तो उस स्थिति में दोनों के बीच में कानून के द्वारा, लॉ के द्वारा मान लिया जाता है कि पति जो है आपका स्वामी है और पत्नी उसकी अभिकर्ता। तो जो भी कार्य पत्नी करेगी उसके लिए लायबिलिटी हस्बैंड की होगी, मीन्स हस्बैंड को सारी चीज़ें पे करनी होंगी। दूसरा होता है इमरजेंट नेसेसिटी। इमरजेंट नेसेसिटी में कि मान लीजिए स्पष्ट समझौता नहीं हुआ और ना आचरण के द्वारा निर्माण हुआ एजेंसी का। कई बार आवश्यकता ऐसी पड़ जाती है अचानक ही कि दूसरे व्यक्ति को मजबूरी में कार्य करना होता है। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें जो है एक केस था, उस केस में था ये कि एक व्यक्ति ने रेलवे के द्वारा जो है कुछ घोड़े भेजे दूसरे व्यक्ति को, तो वहाँ पर जो व्यक्ति लेने वाला था वहाँ नहीं पहुँचा। तो रेलवे कंपनी को मजबूरी में घोड़े अपने यहाँ रखने पड़े और अस्तबल में उनकी व्यवस्था करनी पड़ी, खाने पीने की सब चीज़ों की। तो यहाँ पर जो है देखिए रेलवे कंपनी और व्यक्ति जिसको घोड़ा लेने आना था, दोनों के बीच में एक रिलेशन क्रिएट हो गया। रेलवे कंपनी को यहाँ पर एजेंट माना गया और उस व्यक्ति को जिसे घोड़े ले आना था उसे प्रिंसिपल माना गया। तो यहाँ पर जब बात आई कि भाई अब इसका खर्चा कौन देगा, तो खर्चे की बात आई जो व्यक्ति जिसके घोड़े हैं वो इस खर्चे को पे करेगा। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को अप्लाई किया गया और कहा गया कि यहाँ पर आवश्यकता के द्वारा ये मान लिया गया, इमरजेंट नेसेसिटी के कारण, आपातकालीन आवश्यकता के कारण ये मान लिया गया कि दोनों यहाँ पर जो है एक संविदा हो गई थी। वो संविदा थी आपके अभिकरण की संविदा। तो रेलवे कंपनी यहाँ पर अभिकर्ता मानी गई और वो व्यक्ति जिसके घोड़े थे उसे प्रिंसिपल माना गया। तो यहाँ पर जो कार्य रेलवे कंपनी ने किया था उन घोड़े खर्च पर, वो सारा खर्चा जो है उस व्यक्ति से दिलाया गया जिसके वो घोड़े थे। फिर इसके बाद है एक बाय रेटिफिकेशन, अनुसमर्थन के द्वारा भी जो है संविदा का निर्माण हो सकता है। अभिकरण के निर्माण की संविदा जो है अनुसमर्थन के द्वारा भी हो सकती है। बाय रेटिफिकेशन होता है जैसे मान लीजिए किसी ने कोई कार्य किया, पहले उसने अनुमति नहीं ली लेकिन उसने कार्य कर दिया, उसके बाद वो आपके पास आया कि साहब मैंने काम कर दिया। अब काम कर दिया तो लगता है आपके फेवर का है, तो आप कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, इसे मान लेता हूँ मेरी ओर से कार्य है। तो कई बार जो है बाय रेटिफिकेशन भी जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्रिएट होती है। जैसे किसी व्यक्ति ने आपकी ओर से कार्य किया, बाद में उसे आपने अलाउ कर दिया, तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि रेटिफिकेशन के द्वारा आपके द्वारा उस व्यक्ति के बीच में एक संविदा का निर्माण हो गया, वो हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। फॉर एग्जांपल आपने एक को अपॉइंट कर रखा है कि पैसे उधार दे लोगों को, लेकिन यहाँ पर जो है आपने आपसे पूछे बिना उसने जो है किसी व्यक्ति को उधार दे दिया पैसा। अब यहाँ पर बाद में आप ये कहते हैं कि ठीक है चलो आपने उसे भी उधार दे दिया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए रेटिफिकेशन आपने किया, उसकी बात का अनुसमर्थन किया, जो कार्य कर चुका है आपसे पूछे बिना। तो यहाँ पर आपके बीच में और उस व्यक्ति के बीच में जिसने आपके पूछे बिना कार्य किया था एक संविदा का निर्माण हो गया, वो हुआ आपका अभिकरण की संविदा। तो आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं। थैंक यू।